स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे केस नंबर 6 के लिए। केस नंबर 6 मतलब जब भी राइट हैंड साइड फंक्शन एफ एक्स किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स रेज टू पावर एम इंटू साइन ऑफ ए एक्स की फॉर्म में होगा या फिर एक्स रेज टू पावर एम इंटू कॉस ऑफ ए एक्स की फॉर्म में होगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो जो केस नंबर 1 था उसमें क्या था, जो फंक्शन था हमारा ई रेज टू पावर ए एक्स टाइप का था और ये चीज़ हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में कवर कर ली थी। ऐसे ही जो केस नंबर 2 था उसके अंदर हमने कॉस ए एक्स प्लस बी या फिर साइन ए एक्स प्लस बी का फंक्शन लिया था और ये चीज़ स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 8 और 9 में कवर करी थी। जो केस नंबर 3 था स्टूडेंट्स वो हाइपरबोलिक फंक्शन पर बेस्ड था और ये चीज़ हमने लेक्चर नंबर 10 में कवर किया था। और जो केस नंबर 4 था स्टूडेंट्स उसमें जो राइट हैंड साइड फंक्शन था वो क्या था, एक्स रेज टू पावर एम टाइप का फंक्शन था और ये चीज़ हमने लेक्चर नंबर 11 और 12 में कवर करी थी। और जो हमारा केस नंबर 5 था उसके अंदर क्या था, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में थे जिसके अंदर एक फंक्शन हमेशा किस टाइप का था, ई रेज टू पावर ए एक्स टाइप का और ये चीज़ हमने लेक्चर नंबर 13 और 14 में कवर करी थी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो फंक्शन होगा हमारा वो किस टाइप का होगा, साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक्स रेज टू पावर एम। तो स्टूडेंट, इस टाइप के फंक्शन के लिए हमें पीआई निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, ई रेज टू पावर आयोटा ए इंटू एक्स। और जो ये ए है वो क्या है, जो साइन और कॉस का फंक्शन गिवन होगा उसके अंदर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ए होगा। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, देन मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में डी का एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट उसमें हमें क्या करना है, डी को रिप्लेस कर देना है डी प्लस आयोटा ए से। जहाँ पर भी डी है वहाँ पे क्या लिख देना है, डी प्लस आयोटा ए, देन इंटू एक्स रेज टू पावर एम। तो जो ये ऑपरेटर है स्टूडेंट्स वो किस पे अप्लाई होगा, खाली एक्स रेज टू पावर एम पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा साइन या कॉस था वो हट चुका है। यहाँ पे हमें साइन कॉस कुछ नहीं लिखना, तो फंक्शन क्या बच जाएगा, खाली हमारा एक्स रेज टू पावर एम। और जब भी एक्स रेज टू पावर एम टाइप का फंक्शन होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी होती है। ये चीज़ हम ऑलरेडी केस नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा एफ एक्स एक्स रेज टू पावर एम टाइप का होता है तो हमें कैसे प्रोसीड करना है, ये चीज़ हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 11 और 12 में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स हर स्टेप में एज इट इज़ लिखते जाना है, देन 1 डिवाइडेड बाय जो भी डी का एक्सप्रेशन होता है उसकी जगह पे क्या लिख देना है, डी प्लस आयोटा ए, डी को रिप्लेस कर देना है डी प्लस आयोटा ए से। और जो फंक्शन बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे राइट में वो क्या है, सिर्फ एक्स रेज टू पावर एम। और इस वाले टाइप को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं केस नंबर 4 में। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्वेश्चन में साइन गिवन है या कॉस गिवन है। अगर आपके पास साइन ए एक्स गिवन है तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आया था इस वाली टर्म को सॉल्व करने पे हमें उसका खाली इमेजिनरी पार्ट लिखना है फाइनल आंसर में। इमेजिनरी पार्ट मतलब हमें खाली वो वाली टर्म्स लिखनी है जिसके अंदर आयोटा होगा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर साइन गिवन है, साइन ऑफ ए एक्स गिवन है, तो हमें खाली वो वाली टर्म्स लिखनी है अपने फाइनल आंसर में जिसके अंदर आयोटा आ रहा है। और अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस गिवन है तो हमें क्या करना है, हमें रियल पार्ट लिखना है। रियल पार्ट मतलब वो वाली टर्म्स लिखनी है जिसके अंदर आयोटा नहीं है। तो दोनों केसेस के अंदर स्टूडेंट्स हमें जो चीज़ सॉल्व करनी है सबसे पहले वो तो सेम ही है, ये दोनों चीज़ें सेम ही है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना है, अगर साइन गिवन है तो हमें खाली इमेजिनरी पार्ट लिखना है और अगर कॉस गिवन है तो हमें रियल पार्ट लिखना है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो ये ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू cos of ax then plus iota sin of ax। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है इसके अंदर हमेशा आयोटा जरूर होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हमें इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट कैसे लिखना है अपने फाइनल आंसर में। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? CF प्लस PI। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू CF प्लस PI बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे? d को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m रेज़ टू पावर 4, देन वी हैव 2m स्क्वायर, देन प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं जो ये इक्वेशन है इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 4। तो यानी कि हमें 4 रूट्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये इक्वेशन है इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 देन होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में क्यों लिखा स्टूडेंट? सो दैट हम रूट्स इजीली निकाल सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो m की क्या वैल्यू आ गई? प्लस माइनस आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 रूट्स आ गए। जो हमारा फर्स्ट रूट है वो क्या है? आयोटा, और जो सेकंड रूट है वो क्या है? माइनस आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं जो ये हमारा फैक्टर था m स्क्वायर प्लस 1, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो यानी कि जो ये रूट्स है वो भी कितनी बार रिपीट होंगे? 2 बार। तो यानी कि जो हमारा थर्ड रूट होगा वो आयोटा के इक्वल हो जाएगा, और जो फोर्थ रूट होगा वो माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं जो m3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा के, और जो m4 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस आयोटा के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे चारों रूट्स आ गए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, और जो ये रूट्स है वो क्या है? इमेजिनरी है और रिपीटेड है। तो इसीलिए कौन सा केस हो गया? केस नंबर 4, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड रिपीटेड। तो स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर हम CF कैसे लिखते थे? सबसे पहले हम क्या करते थे? e रेज़ टू पावर, जो रियल पार्ट होता है रूट्स का हम वो लिखते हैं। तो रियल पार्ट क्या है इन रूट्स का? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं रियल, तो वी कैन राइट दिस एज 0 प्लस और 0 माइनस, देन अगेन 0 प्लस और 0 माइनस। तो जो रियल पार्ट है वो क्या है? 0। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 इंटू एक्स, देन ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर जो रूट्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स? 2 बार। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? एक ब्रैकेट के अंदर 2 कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे। जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, और जो सेकंड कॉन्स्टेंट है इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव कॉस ऑफ जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1। सो 1 इंटू एक्स विच इज़ x। देन वी हैव प्लस, देन अगेन ब्रैकेट में 2 कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे C3 प्लस C4। ऐसे ही C3 को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और जो C4 है इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन साइन ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स, e रेज़ टू पावर 0x किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? e रेज़ टू पावर 0x की जगह पे 1 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2x इंटू कॉस x, देन प्लस C3 प्लस C4x, देन इंटू साइन x। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। स्टूडेंट्स, इस वाली इक्वेशन को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। इस वाले फैक्टर को हमने अभी कैसे लिखा था स्टूडेंट्स? इट इज़ इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन इंटू y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर कॉस x। तो स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं जो फंक्शन है वो किस टाइप का है? x रेज़ टू पावर m इंटू कॉस ऑफ ax, और जो m की वैल्यू है वो क्या है? 2, और जो a की वैल्यू है वो क्या है? 1। तो स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? e रेज़ टू पावर आयोटा a इंटू एक्स, और जो a की वैल्यू है वो क्या है? 1। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स, तो यानी कि x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, देन इंटू 1 डिवाइडेड बाय। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? इस वाले फैक्टर के अंदर d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस आयोटा a से, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है? 1। तो हम d को किससे रिप्लेस कर देंगे? d प्लस आयोटा से। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी d है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे?
डी प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डी प्लस आयोटा होल स्क्वायर देन प्लस 1 देन होल स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है और जहाँ पर भी डी था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डी प्लस आयोटा। तो हमारे पास क्या आ गया, डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर देन वी हैव प्लस 1 और इसका क्या था, होल स्क्वायर था तो हमने इस पूरे का स्क्वायर ले लिया देन इनटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन लिखते हैं, जो एक्स रेज टू पावर एम टाइप का फंक्शन होता है। जो कॉस या साइन मल्टीप्लाई में होता है स्टूडेंट्स, वो इस वाले स्टेप में हम नहीं लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये आ गया, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स देन इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये जो डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर देन प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1, तो -1 आ गया देन प्लस 2 आयोटा डी देन वी हैव प्लस 1 और इसका क्या है, होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर फंक्शन एज इट इज़। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एज इट इज़ देन 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है -1 और ये है +1, तो -1 एंड +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी देन होल स्क्वायर और जो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर एज इट इज़। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है हमारा डिनोमिनेटर में, इसके अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर भी डी है और सेकंड टर्म के अंदर भी डी है। तो हम क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एज इट इज़ देन 1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी प्लस 2 आयोटा देन होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर फंक्शन एज इट इज़। तो ये फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, ई आयोटा एक्स देन 1 डिवाइडेड बाय, जो ये डी है इसका स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, डी प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर फंक्शन एज इट इज़। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है हमारा वो किस टाइप का है, एक्स रेज टू पावर एम, वेयर एम की वैल्यू क्या है 2। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास एक्स रेज टू पावर एम टाइप का फंक्शन होता है तो हमें क्या करना होता था, हमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी होती है। ये चीज़ हमने लेक्चर नंबर 11 और 12 में पढ़ी थी। नाउ स्टूडेंट्स बायनोमियल का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें क्या करना होता था, जो ये ब्रैकेट होता है हमारे पास डिनोमिनेटर में, उसमें से जो कांस्टेंट टर्म होती है, इस केस में कांस्टेंट टर्म क्या है 2 आयोटा, तो हम क्या करते थे, ब्रैकेट के बाहर 2 आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये 2 आयोटा है इसको हम कॉमन ले लेंगे, हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एज इट इज़ देन 1 डिवाइडेड बाय, डी स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जो 2 आयोटा है उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स 2 आयोटा को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, जब हम 2 आयोटा को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं 1 देन प्लस, जो बाकी की टर्म्स है वो क्या है, खाली डी है इस केस में, तो हम क्या करेंगे प्लस डी देन डिवाइडेड बाय, जो हम कॉमन लेते हैं हम उससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने कॉमन क्या लिया है स्टूडेंट्स, 2 आयोटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 आयोटा एंड देन इसका होल स्क्वायर और जो ये फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा एक्स देन 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और जो ये 2 आयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो हमारे पास क्या आ गया इसकी जगह पे -4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4 और जो ये ब्रैकेट है यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर है स्टूडेंट्स आयोटा, तो इसको हम न्यूमरेटर में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -d/2 आयोटा।
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये आयोटा था डिनोमिनेटर में, इसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया और साथ में क्या लगा दिया, माइनस का साइन। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जो 1/आयोटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ आयोटा के। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, जो ये ब्रैकेट होता है डिनोमिनेटर के अंदर उसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4d²। देन जो ये ब्रैकेट है इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और जो पावर है इस ब्रैकेट की, डिनोमिनेटर में क्या पावर थी स्टूडेंट्स, 2, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी, -2 एंड देन इनटू x²। नाउ स्टूडेंट्स जब हम ब्रैकेट को न्यूमरेटर में लिख देते हैं उसके बाद हम क्या करते थे, हम इस वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1 + x रेज टू पावर n। सो दिस इज इक्वल टू 1 + nx देन n इंटू में n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में x²। और ये एक्सपेंशन ऐसे आगे चलती जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के हिसाब से जो n की वैल्यू है हमारी वो क्या है यहाँ पे, -2। और जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -d/2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर भी फॉर्मूले के अंदर n है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -2। और जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -d/2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4d²। देन ब्रैकेट के अंदर 1 + nx। तो 1 + n की क्या वैल्यू है, -2। सो -2 इंटू एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है, -d आयोटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देन प्लस n, n की क्या वैल्यू है, -2। देन इंटू n-1, फॉर्मूले में क्या है, n-1। तो n-1 मतलब n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल देन इंटू x²। तो x² की जगह पे क्या लिख देंगे, -d/2 आयोटा। सो -d/2 आयोटा का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला ऐसे चलता जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज और जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, x²। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4d²। देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1, देन उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो ये माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, d आयोटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस d आयोटा। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, ये वाली टर्म है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स जो ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 के इक्वल ही होता है। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच गया, एक माइनस का साइन बच गया और यहाँ पे क्या आएगा, -3। सो -3 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या बच गया, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया, +3। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट और बचा है स्टूडेंट्स। तो जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, देन d का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, d²। देन वी हैव आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1। तो हमारे पास क्या आ गया, -1। देन डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर विच इज़ 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और ये आगे टर्म्स ऐसे चलती जाएंगी, देन इंटू में x²। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4d²। देन ब्रैकेट के अंदर 1 + d आयोटा देन -3d² बाय 4 देन सो ऑन इंटू x²। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4d²। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x²। देन प्लस d आयोटा इंटू x²। तो आयोटा को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे स्टूडेंट्स। जब हम d को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x² विच इज़ 2x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। देन -3/4 एज इट इज़। उसके बाद क्या है, d² इंटू x²।
डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2। और स्टूडेंट्स जो ये आगे वाली टर्म्स है इसमें जो डी की पावर होगी ना वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी। तो जब हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या उससे ज़्यादा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे एक्स स्क्वायर का तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी आगे की टर्म्स है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम आगे वाली टर्म्स नहीं लिखेंगे और हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, देन वी हैव 4d स्क्वायर, देन ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स, देन माइनस 3/2, देन ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स अभी इस वाली टर्म के अंदर हम देख सकते हैं जो डी स्क्वायर है वो भी बचा हुआ है। हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये मैंने पहले भी बताया था जो 1/d होता है इसका मतलब क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना होता है। और ऐसे ही अगर आपके पास 1/d स्क्वायर है तो इसका मतलब आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, बेसिकली इस वाले फंक्शन का हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4 1/d इंटू में 1/d। स्टूडेंट्स हमने ऐसे करके लिख दिया और जो फंक्शन है हमारा वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स माइनस 3/2। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम ऐसे करके लिख दिया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर ही आएगा डिनोमिनेटर में। अब इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 1/d ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका मतलब हमें इस पूरे फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन करना है और फिर जो भी हमारा फंक्शन आएगा उसके ऊपर एक बार फिर से हमें 1/d वाला ऑपरेटर लगाना है, यानी कि हमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4। जो ये वाला 1/d है अभी इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं और जो दूसरे वाला 1/d है वो हम अप्लाई कर देते हैं इस पूरे फंक्शन पे। और 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। तो हम इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, देन प्लस 2 आयोटा कांस्टेंट है एज इट इज़, और जो एक्स है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, देन माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 3/2 इंटू एक्स। यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया और उस पर हम क्या अप्लाई करेंगे 1/d, और 1/d का मतलब अगेन इंटीग्रेशन। तो हम एक बार इंटीग्रेशन और लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x³/3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, देन प्लस आयोटा एज इट इज़ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, देन माइनस 3/2 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 3/2 एज इट इज़, और एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स अब इस टर्म के अंदर कोई भी कैपिटल डी नहीं बचा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 4, देन ब्रैकेट के अंदर एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस आयोटा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैपिटल डी नहीं बचा, हमें बस इसी टर्म को और सिंप्लीफाई करना है। अब जो ई रेज टू पावर आयोटा एक्स होता है स्टूडेंट्स, उसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो किसके इक्वल होता है, -1/4 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और जो ई आयोटा एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स, और फिर ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख देंगे हम एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, देन प्लस आयोटा एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, देन माइनस 3/4 एक्स रेज टू पावर 2। नाउ स्टूडेंट्स अब इस टर्म के अंदर कोई कैपिटल डी भी नहीं है और जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर लिया, हमने ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का भी फॉर्मूला लगा दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें लिखना है अपना फाइनल आंसर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमें कॉस गिवन है या साइन। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स, कॉस एक्स। तो यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, रियल पार्ट ऑफ दिस आंसर।
हमें क्या करना है, जो ये हमने कैलकुलेट किया है अभी, इसमें से हमें क्या लिखना है, खाली रियल पार्ट लिखना है। यानी कि हमें खाली वो वाली टर्म्स लिखनी है जिसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे साइन एक्स गिवन होता, कॉस एक्स की जगह पे क्या गिवन होता, साइन एक्स, तो हम क्या करते, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लिए हम वो वाली टर्म्स लिखते जिसके अंदर आयोटा आ रहा होता, यानी कि हम इमेजिनरी पार्ट लिखते। पर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कॉस एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, खाली हम लिखेंगे रियल पार्ट। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ दिस। तो हम सबसे पहले अब रियल पार्ट लिखते हैं। तो हम खाली वो वाली टर्म्स लिखेंगे स्टूडेंट्स जिसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1/4 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना, जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम cos x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम cos x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कोई आयोटा नहीं है, तो यानी कि ये टर्म हम pi के अंदर लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁴ डिवाइडेड बाई 12 इंटू cos x। इसके बाद जब हम cos x को सेकंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आयोटा। लेकिन हमें क्या लिखना है, खाली रियल पार्ट। तो इसीलिए इस वाली टर्म को हम अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल के आंसर में नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, cos x को -3/4 x² से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर कोई आयोटा नहीं आ रहा, तो हम ये लिख देंगे -3/4 x² इंटू cos x। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स, वो क्या है, हम क्या करेंगे, आयोटा साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर तो आयोटा आ रहा है, तो इसीलिए हम ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें खाली रियल पार्ट लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा साइन एक्स को आयोटा x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, इस केस में क्या होगा, आयोटा से आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, -1 के। तो यानी कि आयोटा तो नहीं आएगा, तो इसीलिए इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन एक्स। आयोटा से आयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या बन गया, -1 के इक्वल बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा साइन एक्स को इस वाली लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस के अंदर आयोटा आ जाएगा, तो इसीलिए हम ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे। तो यानी कि हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसके बाद, और स्टूडेंट्स यही हमारा फाइनल पीआई हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी cos x गिवन होगा तो हमें रियल पार्ट लिखना होता है, और जब भी sin x गिवन होता है तो हमें इमेजिनरी पार्ट लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमें क्या निकालना था, हमें सॉल्यूशन निकालना था, विच इज़ इक्वल टू CF प्लस PI। तो एंड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, CF और PI को दोनों को ऐड करके लिख देंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।